पार्ट फर्स्ट के भूगोल के विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मिट्टियों के निर्माण की प्रक्रिया और उनके मौलिक गुणों के बारे में पढ़ा। आज हम राजस्थान के मिट्टियों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। यह वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला वर्गीकरण पुरानी पद्धति से है, जिसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, जिसमें पहला वर्गीकरण है पुरानी पद्धति से मिट्टी का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में मिट्टी के विभिन्न स्तरों का रंग, कणों की संरचना, मिट्टी का गठन, कणों की पारगम्यता, लवण की मात्रा, चूना पत्थर, खनिज की मात्रा आदि पर आधारित है। सामान्यतः कृषि फसलों की जड़ें 180 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं जाती, इसलिए मिट्टी की परिचितिका का अध्ययन केवल 180 सेंटीमीटर की गहराई तक ही किया जाता है। मृदा सर्वेक्षण विभाग राजस्थान सरकार ने राज्य की विभिन्न मिट्टियों का अध्ययन कर यहाँ की मिट्टियों को 13 मुख्य भागों में बांटा है। मिट्टी वर्गीकरण की यह पद्धति जे थॉर्प और जीडी स्मिथ की पद्धति पर आधारित है। उन्होंने विश्व की मिट्टियों का वर्गीकरण इसी आधार पर किया है। इस पद्धति के आधार पर राजस्थान में 13 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें पहली मिट्टी है भूरी मिट्टी, ब्राउन सॉइल। यह जल अपर्दन निर्मित मिट्टी है। मिट्टी की ऊपरी परत में रेतीली दोमट मिट्टी का जमाव होता है और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस यौगिकों की भी कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में जल निकास अच्छा नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया से ये मिट्टियाँ उदासीन से लेकर कुछ सीमा तक क्षारीय होती हैं। इनका पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। मिट्टी के निचले स्तर पर चूना, कंकड़ आदि का जमाव भी पाया जाता है। ऐसी मिट्टी का जमाव राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जिलों के बनास नदी प्रवाह क्षेत्र में है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस के रासायनिक खाद का छिड़काव करके अच्छी उपज प्राप्त की जाती है। खरीफ में वर्षा आधारित और रबी में सिंचित फसलें उत्पन्न की जाती हैं। इस मिट्टी की मुख्य समस्या जल अपर्दन है, क्योंकि बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में समीपवर्ती पहाड़ियाँ अधिक हैं, जिनसे प्रवाहित होने वाले नदी नाले इस मिट्टी पर कंकड़ पत्थर का भारी जमाव कर देते हैं। दूसरे प्रकार की मिट्टी है जेरोजम। इन्हें बहुधा धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी विशेषतः मरुस्थलीय भागों में अधिक मिलती है। मिट्टी का रंग पीला और भूरा होता है। मिट्टी का गठन रेतीली दोमट से लेकर रेतीली मटियारी दोमट तक होता है। यह अपरिपक्व मिट्टी है, जिसमें विभिन्न परिच्छेदिकाओं का विकास पूर्ण नहीं हो पाया है। चूना पत्थर और कंकड़ों का जमाव 1 से 1.5 मीटर गहराई पर मिलता है, किंतु कहीं कहीं चूना पत्थर का जमाव अधिक ऊपर भी मिलता है। सिएरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक कार्बन अंश की कमी होती है, परंतु चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, फास्फोरस, लोह यौगिक अधिक मिलते हैं। ह्यूमस की मात्रा 5% से कम मिलती है, इसलिए ये मिट्टी कम उपजाऊ है और प्राकृतिक और रासायनिक खाद देने के बाद ही इसमें अच्छी फसलें पैदा की जा सकती हैं। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर आदि जिलों के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में है, जहां पर वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 40 सेंटीमीटर के बीच रहता है। इतनी वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदान ही विकसित हो पाते हैं। इस वनस्पति से मिट्टी को कुछ जैविक अंश अवश्य उपलब्ध होते हैं, परंतु वे मिट्टी को सदैव उपजाऊ बनाए रखने के लिए अपर्याप्त हैं। ऐसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में खरीफ की बारहनी खेती होती है
और रबी की खेती सिंचाई के द्वारा की जा सकती है। तीसरी प्रकार की मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। इस मिट्टी की उत्पत्ति लाल बलुई चट्टानों से हुई है, अतः मिट्टी का रंग लाल होता है। मिट्टी में लोहे के परऑक्साइड अधिक होते हैं, जिनसे मिट्टी में जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस यौगिकों की कमी होती है। मिट्टी में उदासीन से क्षारीय तक गुण होते हैं, इसलिए मिट्टी को निरंतर उपजाऊ बनाए रखने के लिए प्राकृतिक और रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। लाल दोमट मिट्टी का बिछाव उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के पठारी और पहाड़ी भागों में है। कहीं कहीं यही मिट्टी काली रेगड़ मिट्टी से भी मिश्रित हो गई है। ऊंचे पर्वतीय ढालों पर यह मिट्टी बहुत कम गहरी, रेतीली, कंकरीली और पथरीली है और बहुत कम उपजाऊ है। नदी नालों की घाटियों और पठारी भागों में इस मिट्टी की अधिक गहराई है। यह बहुत उपजाऊ है। ऐसी मिट्टी में कपास, गेहूं, चना, सरसों, मक्का आदि की सिंचित और असिंचित खेती की जाती है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या जल अपर्दन की है। समीपवर्ती पहाड़ी भागों में प्रतिवर्ष भारी कटाव होता है, जो मिट्टी को पथरीली और अनुपजाऊ बना देता है। अगली मिट्टी है चीका मिट्टी, क्ले सॉइल। इस मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं, इसलिए मिट्टी में सांद्रता कम होती है। इस मिट्टी पर वर्षा का जल बहुत दिनों तक इकट्ठा रहता है, जिसका रिसाव नहीं हो पाता। ऐसी मिट्टी पर चावल की खेती की जाती है। चीका मिट्टी का जमाव उन गड्ढों और जलाशयों में होता है जहां वर्षा का जल बहुत दिनों तक एकत्रित होता रहता है। ऐसी मिट्टी का फैलाव घग्गर, पौराणिक सरस्वती और चैतांग नदियों के अपने पुरातन अपवाह क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में किया है। हजारों वर्ष पहले ये तीनों नदियां राजस्थान के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती थीं, जो अब लुप्तप्राय हो गई हैं। इन तीनों नदियों ने हजारों वर्षों में इस बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण किया है, जिसकी उपजाऊ मिट्टी में आज गंगानगर, भाखड़ा नहर और इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके भरपूर कृषि की जाती है। इस मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। मिट्टी का गठन दोमट से लेकर मटियारी दोमट तक होता है। कहीं कहीं चूना कंकड़ों का कठोर जमाव भी होता है, जिससे मिट्टी में क्षारीयता अधिक उत्पन्न हो गई है। अनेक स्थानों पर जल निकास अच्छा नहीं है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इनकी लवणता पर नियंत्रण करना और खाद देना आवश्यक है। यह क्षेत्र पवन अपरदन से भी अधिक प्रभावित रहता है। गर्मियों में तीव्र वेग वाली आंधियां चलती हैं, जिनसे बाढ़ग्रस्त मिट्टियों पर रेतीली मिट्टी का आवरण आ जाता है। अगली मिट्टी है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। ऐसी मिट्टी का जमाव मुख्यतः अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों में है। यहाँ बाणगंगा, रूपारेल, बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्राचीन काल से मिट्टी का जमाव होता रहा है। अधिक वर्षा होने पर ये जमाव अधिक हो जाते हैं, इसलिए प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पूर्णतः विकसित मिट्टी है, जिसमें मिट्टी की सभी परिचितिकाएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस मिट्टी में की गहराई अधिक होती है। मिट्टी की जलधारण क्षमता भी अच्छी होती है, परंतु फिर भी रबी की फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी है, परंतु जैविक कार्बन अंश पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। ये मिट्टी है नवीन जलोढ़ मिट्टी। ऐसी मिट्टी मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी पर प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा लाई गई नई मिट्टी का जमाव होता रहता है। इस मिट्टी में बाणगंगा, रूपारेल और गंभीर नदी में बाढ़ आती रहती है, जिससे प्रवाह क्षेत्र में नई मिट्टी का जमाव होता रहता है।
मिट्टी का गठन रेतीली दोमट से लेकर दोमट तक है। कहीं कहीं मटियारी दोमट भी पाई जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, जिसमें खरीफ और रबी की दोनों फसलें पैदा की जाती हैं। अधिक सिंचाई से भूमिगत जल स्तर के ऊपर उठ जाने की संभावना रहती है, इसलिए सीमित सिंचाई करना आवश्यक है। अगली मिट्टी है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जो मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में पाई जाने वाली काली जलोढ़ मिट्टी है। इसका निर्माण मालवा के पठार की काली लावा मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। इसका रंग गहरे काले से हल्के काले तक होता है। इस मिट्टी में टाइटेनियम, मैग्नेटाइट, लोहा और एल्युमिनियम के यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन यौगिक भी अधिक होते हैं। लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में के अंत में भारत के दक्षिणी और मध्यवर्ती भाग में विशाल क्षेत्र में लावा पदार्थों के उद्भेदन हुआ था। इस लावा से निर्मित चट्टानों को डकन ट्रैप कहते हैं। लावा से बनी ये मिट्टियाँ मुख्यतः झालावाड़, बारा और कोटा, बूंदी क्षेत्र में विस्तृत हैं, जो मालवा पठार का उत्तरी भाग है। इस पठारी भाग से चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। इन नदियों के अपरदन और निक्षेपण से ही काली मिट्टी का जमा हुआ है। इसका गठन मटियारी दोमट से मटियारी मिट्टी तक होता है। इसमें चिकनी मिट्टी की अधिकता होती है। इस कारण वर्षा होने पर यह मिट्टी भीग कर फूल जाती है और तेज गर्मी पड़ने पर सूखकर ढीलेनुमा बन जाती है। गर्मियों में अधिक तापमान से मिट्टी के आयतन में कमी हो जाने पर मिट्टी में लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। कभी कभी ये दरारें 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर तक गहरी होती हैं। इनमें जल निकास की क्षमता कम होती है और ये धरातल पर ही जल को रोके रहती है। इसलिए इनमें गन्ना, कपास, चावल, तंबाकू और अफीम की अधिक खेती होती है। कुछ स्थानों पर इन मिट्टियों में चूना पत्थर का जमाव हो गया है। इस कारण इनमें क्षारीय गुण उत्पन्न हो गए हैं। अगली मिट्टी है बालू मिट्टी व रेत के टीले। बालू मिट्टी के कण बहुत मोटे होते हैं, इसलिए इस मिट्टी में जल निकास सर्वाधिक होता है। कभी कभी आंशिक रूप से महीन रेत के कणों का भी जमाव हो जाता है। इस मिट्टी की रचना पवन अपर्दन और निक्षेपण से हुई है। मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी के क्षेत्र में वनस्पति की उत्पत्ति बहुत कम और छितरी हुई होती है। मिट्टी के निचले स्तर पर कैल्शियम यौगिकों का जमाव बहुत अधिक होता है, जो इसे क्षारीय बना देता है। मिट्टी में पाई जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया उदासीन से क्षारीय तक होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी के कारण बालू मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। इसमें केवल बरसात के मौसम में खरीफ की फसलें पैदा की जाती हैं। बालू मिट्टी में सिंचाई करने पर भूमि की निचली परतों के चूना यौगिक घुल कर शीघ्र ही ऊपरी परत पर आ जाते हैं और मिट्टी को बंजर बना देते हैं। बालू मिट्टी का विस्तार पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान की लगभग 29.5% भूमि पर बालू मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी स्थायी रेत के टीलों और रेतीले मैदानों पर विस्तृत है। यह मिट्टी मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली और जालौर जिलों में मिलती है। झुंझुनू, सीकर और अजमेर जिलों के उत्तर पश्चिमी भाग में भी बालू मिट्टी का जमाव है, परंतु इन क्षेत्रों की मिट्टी महीन कणयुक्त रेत से मिश्रित है। बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं निम्न ऊंचाई वाले ढालदार स्थान हैं, जहां वर्षा काल में ऊंचे भागों से पानी के साथ बहकर आई महीन
कणों वाली मटियारी मिट्टी का भी जमाव हो गया है। ऐसे निम्न ऊंचाई वाले ढाल वाले भागों के में खडीन कहते हैं। खडीन में वर्षा का जल इकट्ठा होता है। वर्षा काल के बाद शीघ्र ही सूख जाता है, इसलिए खडीन की मिट्टी में शीतकाल में आर्द्रता बनी रहती है और रबी की फसलें जैसे गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि पैदा की जाती हैं। अगली मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी। इन रेतीली मिट्टियों का गठन रेतीली दोमट से दोमट तक होता है। मिट्टी के कणों में पारगम्यता अधिक होती है, परंतु मिट्टी की निचली सतह पर चूनेदार लवणों का जमाव अधिक होता है। इस मिट्टी में वर्षा का जल गिरने और सिंचाई करने पर चूनायुक्त लवण घुल जाते हैं और मिट्टी के कणों को सीमेंट की भांति जोड़ देते हैं। यह क्रिया सीमेंटीकरण कहलाती है, जिससे मिट्टी कठोर और क्षारीय हो जाती है। कुछ स्थानों पर सीमेंटीकरण क्रिया के अत्यधिक हो जाने से मिट्टी में चूना स्थित कंकड़ मिट्टी को बंजर बना देते हैं। ऐसी मिट्टी का जमाव संपूर्ण थार मरुस्थल में है, जहां वनस्पति का अभाव है। वनस्पति की कमी से लाल बलुई मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक कार्बन अंश की भी बहुत कमी होने से यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इस पर वर्षा काल में मौसमी घास उग पाती है, अन्यथा स्थायी कटीली झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ उगे दिखाई देते हैं। वर्षा के बाद मिट्टी की ऊपरी परत शीघ्र ही सूख जाती है। ऐसी स्थिति में खरीफ की बारहनी फसलें ही पैदा की जाती हैं। रबी की फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जोधपुर, नागौर, जालोर, पाली, बाड़मेर, झुंझुनू, चूरू और सीकर जिलों में अधिक है। अगली प्रकार की मिट्टी है लवणीय मिट्टियाँ। मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक हो जाने पर उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवण की अधिकता का प्रभाव बीजों के अंकुरण, पौधों की वृद्धि और फसल उत्पादन पर पड़ता है। लवणीय मिट्टियाँ शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में उत्पन्न होती है। ऐसी मिट्टियों में मिट्टी की ऊपरी परत पर क्षार और लवण इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें सोडियम क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। लवणीय मिट्टियाँ मुख्यतः रेगिस्तान के अवनत भूभागों, विशेषकर खारी पानी की झीलों में पाई जाती हैं, जहाँ लंबी अवधि तक पानी इकट्ठा रहता है। इसके अलावा ऐसी मिट्टी घग्गर नदी के बाढ़ग्रस्त मैदानी भागों और जिन क्षेत्रों में सिंचाई अधिक होती है वहाँ पाई जाती हैं। लवणीय मिट्टियों को ऊसर या खारी मिट्टी भी कहते हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर रेह, खारा, बारी, बारा, भुर, छापर, कडीन इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। राजस्थान के लगभग 11.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लवणीय मिट्टी का विस्तार है, जो राज्य के कुल भूमि का लगभग 2.4% है। इसमें से 5.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि है। ऊसर मिट्टी को वैज्ञानिक भाषा में सोलोनचक कहते हैं। इसका पीएच मान 8.5 या इससे अधिक होता है। इसमें मुख्यतः सोडियम लवण पदार्थों का अधिक जमाव होता है। नहरी सिंचित क्षेत्र में यह अधिक उत्पन्न हो गई है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां आवश्यकता से अधिक सिंचाई की जाती है। अगली मिट्टी है सोलोनेज मिट्टी। यदि मिट्टी में क्षार की मात्रा बहुत अधिक हो तो वह काली और कठोर पत्थर के समान होती है। ऐसी मिट्टी को तेलिया मिट्टी कहते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली में इसे सोलोनेज कहते हैं। इस मिट्टी का पीएच मान 8.5 से 10.6 के बीच होता है। ऐसी मिट्टी में वायु और जल की पारगम्यता बिल्कुल नहीं होती। इन मिट्टी पर वर्षा का जल ऊपरी सतह पर ही भरा रहता है। इन मिट्टियों में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लगभग 50% और इससे अधिक होती है।
शुष्क गर्मियों के मौसम में इस मिट्टी के ढेले चटक जाते हैं और कठोर पत्थर की भांति बन जाते हैं। सोलोनेज मिट्टी पर घास भी मुश्किल से उत्पन्न होती है। इनमें कोई फसल उत्पन्न नहीं की जाती। यह मुख्यतः कम लवणयुक्त भूजल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जो पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर और अजमेर जिलों में फैली हुई है। अगली मिट्टी है पहाड़ी मिट्टी। ये मिट्टियाँ पहाड़ी क्षेत्रों के ढालों पर मिलती है, जिसका रंग लाल, भूरा, पीला होता है। ये मिट्टियाँ अरावली पर्वतों के पश्चिमी ढालों पर रेतीली दोमट से रेतीली मटियारी दोमट तक पाई जाती हैं। अधिक ढाल पर इन मिट्टियों की गहराई कुछ सेंटीमीटर तक होती है। अलवर जिले में पहाड़ी मिट्टियों का निर्माण दिल्ली क्रम की चट्टानों से है। झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी जिलों में इन मिट्टियों का निर्माण विंध्यन युग की शैलों से हुआ है। इन मिट्टियों का रंग लाल है। पहाड़ी मिट्टियों में जल निकास अच्छा होता है। यह मिट्टी भी उपजाऊ होती है, इसलिए ऐसी मिट्टी में मक्का, चावल आदि की फसलें पैदा की जाती हैं।